जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमल साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहला इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमले किए, क्योंकि ईरान ने अपाची हेलीकॉप्टर गिरा दिया। ईरान ने इसराइल के ऊपर भी हमले कर दिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स? यकदम पीट हेक्सेट सामने आ गए हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट्स व्हाट्स कुकिंग? क्या रहा है डॉक्टर साहब? चल ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन इज नॉट रियली एबल टू कॉज एनफ डैमेज ऑन ईरान के वो मजबूर होकर सरेंडर कर दें। तो इट इज लाइक बर्दाश्त कर रहा है ईरान अभी भी। और तो ईरान की कैपेसिटी टू टेक द हिट्स, उसकी कोई इंतहा तक नहीं पहुंची ये बात। इट्स नॉट डेस्परेट। और आई डोंट नो वेदर आप देख रहे हैं, बट फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन जर्नलिस्ट जाके प्रोफेसर मारंडी को इंटरव्यू किया। वो तो तेहरान में फिर रहे हैं वीडियोस बनाते हुए, और जहां जहां डैमेज हुआ उनको ढूंढ रहे हैं कि अरे कहाँ है डैमेज प्लेन का, फिर लोगों से मिल रहे हैं। इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक सीम्स टू बी डूइंग व्हाट इट्स डूइंग नॉर्मली, यू नो। तो आपके वो ताबिश साहब नहीं है, आपके शोज करते हैं पाकिस्तान में, ताबिश नाम है उनका, हंसना मना है। तो उनका एक एक रील मेरे पास पता नहीं किधर से आ गई। तो वो कह रहे थे कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो अमेरिका पहुंचे थे। तो जैसा वो प्लेन से उतरे तो उनको बहुत सारे मैसेजेस आए। तो वो परेशान होके अपनी बीवी को फ़ोन किए कि सब खैरियत से? हाँ, यहाँ पे सब लोग परेशान हैं, मतलब ड्रोन्स गिर रहे हैं, बमबारी कर रहा है इंडिया, वी आर ऑल वेरिड। तो ही सेड घर में पावर तो है? पता नहीं, मैं हम लोग यहाँ कबाब खाने बाहर आ गए तो इट्स दैट इज व्हाट हिज वाइफ टोल्ड हिम कि हम कबाब खाने बाहर आए हुए हैं और जंग चल रही है। तो ईरान का वैसे ही हाल आ रहा है कि द इकोनॉमी इज डूइंग बैड बट पब्लिक इज रेजिलियंट। तो ना तो पब्लिक की तरफ से उतना प्रेशर पड़ रहा है ईरान के आप सरेंडर करके एक्सेप्ट अमेरिका टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। तो ईरान उल्टा अमेरिका पे दबाव डाल रहा है। देखिए, अमेरिका ने जिन चीज़ों के लिए जंग की थी उसमें कुछ नहीं मिला अभी तक। अमेरिका रेजिम चेंज चाहिए था, नहीं मिला। न्यूक्लियर वो जो एनरिच्ड चीज़ें थी, 1,000 पाउंड या 450 किलो 60% का, वो भी अभी तक अमेरिका के हाथ नहीं लगा। ईरान की तरफ से उनको गारंटीज चाहिए कि इट विल नॉट एनरिच यूरेनियम। वो तो अभी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कह रहा है सीज फायर करेंगे, उसके बाद आइंदा 2 महीने के बाद हम बात करेंगे अबाउट ईरान राइट। बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना, वो अभी भी मार रहा है। अभी आपको पता है वो जो ईरान पे जो 30 रॉकेट्स मारे उनमें से एक जाके लगी आईडीएफ के किसी इदारे पर। सो दे आर सेइंग के मारंडी साहब कह रहे थे कि हमने जो पुराने 30-40 साल पुराने पड़े हुए थे मिसाइल्स वो मारे हैं, उनमें से एक करंट वाला मारा और वो लग गया इसराइल के ऊपर। फिर बहरीन पे और कुवैत और जॉर्डन, तीन। ट्रम्प कह रहे हैं कि नेवी तबाह हो गई, एयरफोर्स तबाह हो गई, उनकी सब मिलिट्री तबाह हो गई, लेकिन वो तीन मुल्कों को हमला कर दिया। सो देयर सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ डिसकनेक्ट बिटवीन, या तो ट्रम्प को रिपोर्ट सही नहीं मिल रहे हैं फ्रॉम हिज ओन पीपल, पता नहीं किसकी बात वो सुन रहे हैं। दूसरी, उन्होंने इतना तमाशा जो किया डोनाल्ड ट्रंप ने, फोन करके जो गालियां दी नेतन्याहू को, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके 24 घंटे के बाद उसने सदर्न लेबनान पे और बेरूत पे हमला कर दिया। अभी भी आज भी 17 लोग कुछ मारे गए लेबनान में। सो द इरानियंस आर सेइंग कि हम आपके पास ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग ए डील? जो कल फिर इसराइल हम पे हमला करेगा, परसों फिर करेगा। सो व्हाई शुड वी ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? व्हाई शुड वी रिट? क्योंकि एक बार वो न्यूक्लियर फैसिलिटी वापस कर दिया तो उसके पास दो तो लेवरेज है, वो चले जाएगा। जो न्यूक्लियर चीजें हैं वो, और ये, और दूसरे थोड़े अफवाहें फैले हुई हैं। एक लोग कह रहे हैं कि ईरान हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड ए न्यूक्लियर वेपन। आई डोंट थिंक सो। एक लेके भी क्या करेगा वो? एक एक कहीं फेंकेगा तो उसके ऊपर 10 फेंक देंगे लोग। सो सो दे बॉम्ब्स की कमी नहीं है यूएस के पास। सो द अमेजिंग थिंग इज कि आई थिंक इट इज लाइक सेइंग कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं,
इमेजिन करें कि आप इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है और इंडिया को 200 रन बनाने हैं और 50 पे 5 विकेटें गिर गई, तो सब लोग समझ रहे अरे ये तो सरेंडर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इंडिया को मालूम कि अभी विराट कोहली आना है। ही इज सिटिंग इन द कैंप, वो ही इज कमिंग लेट डाउन द विकेट। तो इंडियन कैंप में इफ दे हैव दैट इंटेलिजेंस देन देयर अप्रोच विल बी डिफरेंट ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान नो समथिंग दैट वी डोंट नो। इसलिए वो इतना सुकून से बैठा हुआ है, इट्स नॉट हरिंग विद द डायलॉग। जब भी ये एक चीज फोन करके कहते हैं तो फिर वो 2-2 3 3 दिन तक जवाब नहीं देता। सो व्हाट डज ईरान नो दैट वी डोंट नो, आई थिंक इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर, कि वो क्या जानते हैं खुद अपनी कैपेबिलिटीज के। अमेरिका ने तो साफ, अमेरिका इज एन ओपन बुक ना। हमारे पास तो रिपोर्टर्स छाप भी देते हैं कि देखो हमारा ये इंटरसेप्टर का सप्लाईज खत्म हो रहे हैं, इसराइल के सप्लाईज खत्म नहीं हुए, हमने इतने सप्लाई कर दिया वेपन्स हमारे। आप अगर आपको अच्छा रिसर्च करना आता, यू कैन गेट अ वेरी गुड असेसमेंट ऑफ यूएस कैपेबिलिटीज। लेकिन ईरान का आई डोंट नो व्हाट डू दे हैव, क्या उनको सीक्रेटली, बीच में नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि मैं चाहे तो तुमको बम चाहे तो मैं दे दूंगा, और फिर धमकी भी दी कि ईरान पे अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तो वो जवाब देगा। फिर ये शी जिनपिंग जो गए नॉर्थ कोरिया 2 दिन के दौरे पर, दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। और एक हैरत अंगेज आर्टिकल देखने को मुझे मिला कि पीपल हैव नॉट नोटिस पिछले 2 साल में उसकी इकोनॉमी बूम हो रही है नॉर्थ कोरिया की। आपको पता है ये जो वाई नेशंस फेल वगैरह जो किताब आई थी आसिमोव की, तो उसमें वो एग्जाम्पल देता है नॉर्थ साउथ कोरिया का, कि देखो साउथ कोरिया कैसा तरक्की कर लिया, नॉर्थ कोरिया पीछे रह गया। फिर लोग कहते हैं कि भाई आप जाकर गूगल अर्थ में जाके रात की फोटो देखिए कि नॉर्थ कोरिया की तरफ लाइट ही नहीं है, बिकॉज दे हैव नो पावर, इट ब्लैंक नजर आता है आपको जब वीडियो देखते हैं। चाइना शाइन कर रहा है, साउथ कोरिया शाइन कर रहा है। सो बट नाउ नॉर्थ कोरिया सीम्स टू बी डूइंग इकोनॉमिकली, और उसके पार्टनरशिप विद रशिया चाइना काफी स्ट्रांग हो रहे, और वो ईरान को बयाना दे। सो हैज ईरान एक्वायर्ड न्यू मिसाइल्स, न्यू डिफेंस कैपेबिलिटीज, ये सवाल उठते हैं ना। और भाई पहले इतने दिनों में वो नहीं मार सका किसी भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट को, और अब उसने एक हेलीकॉप्टर अपाची को गिरा दिया। वो लकी थे पायलट्स, वो ड्रोन फटा नहीं, वो घुस गया दोनों पायलट्स के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने तफसील से एक्सप्लेन किया कि वो दोनों पायलट के बीच में घुस गया ड्रोन, और उसको आग लग गई, बट इट डिडंट एक्सप्लोड। अगर वो एक्सप्लोड होता तो ये दोनों बेचारे खत्म हो जाते। तो उन्होंने पायलट को, वो ड्रोन के साथ हेलीकॉप्टर को पानी में डाल दिया उन्होंने, ताकि वो आग से वो बच सके। एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद वो सी ड्रोन आकर उनको बचाया। सो आई थिंक ईरान नो समथिंग दैट वी डोंट नो। और क्योंकि नेगोशिएशंस के दौरान जो बातें आ रही हैं वो हमको भी नहीं पता कि एक्चुअली क्या नेगोशिएशंस चल रहे हैं। देखो अब नकवी साहब जाके आए, कोई बयान नहीं, नथिंग, नो इंफॉर्मेशन। और तेहरान आज कतरीज गए हुए हैं। कतरीज अगर वहां जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू आस्क अबाउट द $6 बिलियन जो कतर के पास बैठे हुए, वो सॉरी ईरान से, कहाँ है हमारे 6 बिलियन। सो बट आप नोटिस करें, ईरान हैज नॉट अटैक यूएई और कतर इस राउंड में, सिर्फ बहरीन और कुवैत को मार रहा है। दैट आई फाइंड इंटरेस्टिंग कि वो यूएई को नहीं टारगेट किया पिछले 2 बार से। यूएई को टारगेट नहीं किया। मेरा ख्याल है वो समझता कि अगर लंबी एक दोबारा जंग शुरू हुई तो फिर यूएई को टारगेट करेगा। तो वो अभी एक, वो जिसे कहते हैं ना टू कीप सरप्राइज, वो सरप्राइज उसने यूएई के लिए रखा हुआ है। यूएई डर रहा है कि हमला मेरी तरफ आना है, लेकिन जाता कुवैत और बहरीन की तरफ है। तो ये होना ऐसे ही है। जब ये थोड़ी सी जंग लंबी हुई तो बारी यूएई की पहले आनी है, लेकिन दे आर मेकिंग इट लाइक ये अभी छोटी रहे। उससे क्या होता है, बात जब नेगोशिएशंस हो रहे होंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब अमेरिकन बात कर रहे हैं इनसे, दे आर शोइंग मोर वरी अबाउट कुवैत एंड बहरीन, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े अमेरिकन बेसेस हैं कंपेयर टू यूएई। और अगर अमेरिकन यूएई की बारे में फिक्र जाहिर नहीं कर रहे हैं तो ईरानियंस आर थिंकिंग अरे यूएई को मार के क्या फायदा, because the Americans don't care about UAE, they care more about Bahrain, because Bahrain is the headquarter of उसका क्या वो 5th fleet का headquarters मानामा में है, और कुवैत में भी बहुत बड़ा बेस है इनका।
राइट। जो बेसिस हैं फिफ्थ फ्लीट के, सेंटकॉम के, ये कतर, बहरीन और कुवैत में है, और फिर जॉर्डन में भी एक बेस है। तो वो इस राउंड में ईरान हैज एक्चुअली टारगेटेड यूएस एंड इजराइल, नॉट द गल्फ कंट्रीज। हो सकता है कि जो बिहाइंड द सीन नेगोशिएशंस चल रहे हैं, अभी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और इजिप्ट टर्किश फॉरेन मिनिस्टर की अब्बास अराक्ची से फोन पे भी बात हुई। सऊदी को तो छोड़ दिया, इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू द सऊदीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब मूविंग ऑन ना, मैंने आपको आज एक वो इंटरव्यू देखा, मैंने भेजा भी था आपको कि डॉक्टर डॉक्टर जयशंकर से हाँ पूछा सवाल मिडल पावर का। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया इज नॉट अ मिडल पावर, इट्स अ पावर इन द मिडल। और हम बहुत ऊपर जाना चाहते हैं इंटरनेशनल हायरार्की में। डॉक्टर साहब इंडिया कितना ऊपर जाना चाहता है एंड किस तरह की इंडिया जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने? काइंडली जरा एक्सप्लेन करें। एंड हमने मिडल पावर तो सुना था, लेकिन अब ये नई चीज कह रहे हैं कि पावर इन द मिडल। जी। तो देखिए, देर आर दो तीन आप कह सकते हैं कि इंडिया के ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन्स हैं। एक जो नेहरूवियन विजन था, विच इज अ वेरी मॉरल विजन, जिसके वजह से इंडिया इज गोइंग टू बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर पावर। इनफैक्ट अपर्णा पांडे की जो किताब आई थी, मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, उसमें शी टॉक्स अबाउट इट, राइट। तो एक तो वो नेहरूवियन विजन है वेयर इंडिया इज द वर्ल्ड्स मॉरल पावर, जहां पर इंडिया वाज द लीडर इन युगांडा के वक्त इंडिया वाज क्वाइट फोर फ्रंट, साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड के खिलाफ इंडिया वाज इन द फोर फ्रंट, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट आफ्टर द अरब वर्ल्ड। ये मोदी के अंडर नहीं हुआ, ये सब नेहरू और गांधी कांग्रेस के अंडर हुआ। इंडिया बांग्लादेश में इंटरवीन किया। आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी भी कोर्स में अगर आप इंटरवेंशंस पढ़ाते हैं, तो दो मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट क्या कहना चाहिए, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एथिकल फॉरेन इंटरवेंशंस की जो दो मिसाल देते हैं, एक टंजानिया का इन युगांडा ईदी अमीन के खिलाफ, और एक पाकिस्तान बांग्लादेश में इंडिया का, आर गिवन एज एग्जांपल्स ऑफ एथिकल इंटरवेंशंस। तो वो एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है इंडिया की। फिर अब ये हिंदुत्व की आ गई कि हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे, हम हिंदुइज्म फैलाएंगे, हम इस्लामिक रेडिकलिज्म को ख़त्म कर देंगे। द क्रूड वर्जन इज हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे ज़मीन पे से। ये एक द क्रूडर वर्जन है, बट फ्रॉम द अदर इज टू एस्टैब्लिश यूएस हेजेमनी वर्ल्ड वाइड, उसमें अखंड भारत भी वापस हासिल कर लेंगे। सो देयर आर ऑल ऑफ दीज रफ थिंग्स। ऐसा कोई, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी 12 साल से प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ही इज नॉट गिवन ए स्ट्रेट अप ग्रैंड स्ट्रेटजी की स्पीच जिसको हम रेफर कर सकते हैं कि चाहते क्या है एक्चुअली, राइट। सो अब देखिए, आप आरएसएस के बंदे यहाँ आके गए, वो उनके बारे में लिखा भी, मैं हाउस बोले। फिर अब उन्होंने कहा कि हम उनको ऊपर अमेरिकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करो, तो दे वांट टू हैव अ डायलॉग व्हिच द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू। तो दे वांट टू अवॉइड द यूएस, अवॉइड चाइना, फंसे हुए हैं कि दे रियलाइज के इस सेंचुरी में तो हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं यूएस और चाइना को मिलिटरीली एंड अदरवाइज। इकोनॉमी में कैचअप कर लें तो भी क्या होगा। देखिए, बर्तानिया और इंडिया आर द सेम साइज इकोनॉमीज नाउ, लेकिन किसके पास इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है? इंडिया तो नहीं आ रहे ना लोग अब। तो so there is a difference there. Even though England is has been country, it is economically 50,000 के करीब per capita है, plus it is a permanent member of the UN Security Council. तो है, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया, it was मतलब फ्लिपेंट, जो लफ्ज है ना इंग्लिश में, फ्लिपेंट जवाब था वो। जो पता नहीं, ही सेड के किसी फॉरेन मिनिस्टर ने उनको कहा, इंडिया इज नॉट ए मिडिल पावर, इंडिया इज अ पावर इन द मिडिल। पावर इन द मिडिल के दो चीज़ें होती है। एक तो जैसा कि कुरान भी कहती है, उम्मतुल वसत, मुसलमानों को, वी आर ए मिडिल नेशन।
तो मिडिल नेशन का मतलब, उम्मतुल वसत का मतलब ये है कि आप यू आर नाइदर ऑन दिस एक्सट्रीम नॉर ऑन दैट एक्सट्रीम, यू आर इन द मिडल, मॉडरेट नेशन है आप। बट व्हाट डज ही मीन बाय सेइंग वी आर मिडिल पावर, कि आप ना तो चाइना के खिलाफ हो ना तो अमेरिका के खिलाफ हो, आप बीच में हो, नॉन अलाइंड हो, यही कह रहा है? इज दैट व्हाट ही इज सेइंग, दैट यू आर अ नॉन अलाइंड पावर? हालांकि ये तो हम मल्टी अलाइंड कहते हैं, which means you can't be in the middle, you are everywhere. Multi-aligned means you are everywhere. Non-aligned means you are nowhere. तो ये कह रहे हैं, जयशंकर का जवाब था कि नो, वी हैव द कैपेसिटी टू गो बियॉन्ड दैट। तो आप वो बताएं स्क्रीनशॉट जो मैं आपको भिजाया, तो उसमें हायरार्की ऑफ पावर्स हैं। तो हाँ, अगर आप देखें तो सुपर पावर है। सुपर पावर वो पावर हो सकता है जिसमें काबिलियत है कि वो अकेले ही दुनिया का ग्लोबल स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। तो आई डोंट थिंक सोवियत यूनियन वाज एवर ए सुपर पावर। इट वाज ए ग्लोबल पावर बट नॉट अ सुपर पावर, क्योंकि अमेरिका ने बनाया है मॉडर्न लिबरल ऑर्डर, और जिस वक्त अमेरिका ने मॉडर्न लिबरल ऑर्डर बनाया है उस वक्त सोवियत यूनियन था। तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को खत्म करते हुए भी लिबरल ऑर्डर, सो द यूएस वाज आई थिंक द ओनली सुपर पावर सिंस 1945 टिल नाउ, जो 1991 से यूनिपोलैरिटी एंजॉय किया, बट देयर वाज बाइपोलैरिटी इन द सिस्टम, बट द यूएस वाज अ सुपर पावर। आई डोंट थिंक वेस्ट द सोवियत यूनियन वाज एवर अ सुपर पावर। उसके नीचे जो कैटेगरी आती है वो ग्लोबल पावर की होती है। ग्लोबल पावर वो पावर है जो अपने खित्ते में तो डोमिनेंट है ही, लेकिन कोई दूसरे रीजन में भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट वाज द सोवियत यूनियन, इट वाज अ ग्लोबल पावर। जैसा चाइना इज अ ग्लोबल पावर, चाइना अपने एरिया में डोमिनेट कर सकता है और एक दो रीजन्स में वो इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। इट हैज नॉट रीच द सुपर पावर स्टेटस जो यूएस एंजॉय करता है। देखिए जो यूएस, देखिए आप फौजें इधर जहां वहां भेज रहा है, इसको अटैक उसको अटैक, कोई कुछ नहीं कर सक रहा। अभी दे आर प्लानिंग टू गो इनटू क्यूबा नाउ। सो तो दैट इज मिडिल पावर। वो होता है जो मिडिल पावर को रखते, देख सेकंड, रीजनल पावर वो है जो अपने खित्ते में पावर एक्सरसाइज कर सकता है, और बाकी के लोग दे आर जस्ट एनीबॉडी, राइट? तो रीजनल पावर वो है जो अपने एरिया में इन्फ्लुएंस। अगर आप साउथ एशिया को ले तो आप कह सकते हैं कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर रीजनल पावर्स बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस द रीजन, बट श्रीलंका इज नॉट ए रीजनल पावर। बट इंडिया में थोड़ी और काबिलियत है बिकॉज इट इज द फोर्थ फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, और उसके पास क्या कहते हैं वो पूरा जो न्यूक्लियर ट्रायड है इंडिया के पास, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। सो दे हैव द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फ्रॉम अंडर वाटर सबमरीन, जो सिर्फ इंडिया के पास है। प्लस इंडिया हैज आईटी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांटेजेस है। चांद पे भी गया, सूरज पे की तरफ भी गया इंडिया। सो इट हैज लॉट्स ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सो रीजनल पावर से वो मिडिल पावर के लेवल पे आ जाता है। दैट्स व्हाई पीपल से कि इंडिया इज अ मिडिल पावर, because it is not powerful enough to influence the globe, so it's not a global power yet. कोई नहीं मानेगा कि इंडिया is a global power. That's why everyone says India is a middle power. तो जो उनका जो जवाब था जयशंकर का, it was कि we have capacity, potential to be more than a middle power. उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर मोर देन दैट, वो एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं। हम ख्वाब देख रहे हैं कि हम उससे भी ज्यादा ऊपर जाएं। इंडिया का ट्रेजेडी ये है कि चाइना के बाजू बैठे हुए हैं, तो वो अपने खित्ते में भी इंडिया इज नॉट अ हेजेमॉन अनफॉर्चुनेटली। तो आप ग्लोबल पावर बनने के लिए एटलीस्ट दो इलाकों में आपको डोमिनेंट होना चाहिए, एंड देयर आर नो टू रीजन्स वेयर इंडिया डोमिनेट्स। इंडिया इज नॉट अ डोमिनेंट पावर इवन इन साउथ एशिया। चले वो तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान के बारे में, जो काफी मतलब मैंने इसको हिंदू अखबार में लिखा था। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान रीजनल पावर है, इंडिया मिडिल पावर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की इकोनॉमी फोर्थ से सिक्स्थ हो गई। पीपल थिंक के पाकिस्तान डिड वेरी वेल, तो इंडिया इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। अब तो कैपिटल भी छोड़ के भाग रहा है इंडिया से। सो इंडिया इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम मिडिल पावर, और पाकिस्तान इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स फ्रॉम रीजनल पावर। ये वाला नहीं, इससे पहले एक था। सो
तो बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग इन साउथ एशिया। तो मैंने कहा इंडिया यहाँ, पाकिस्तान यहाँ है, बट राइट नाउ इंडिया इज ट्रेंडिंग डाउन, पाकिस्तान इज ट्रेंडिंग अप। ये डॉक्टर साहब, इंडिया से कैपिटल क्यों निकल रहा है? द मेजर क्वेश्चन इज कि 3 डेज में। नहीं, मैं दरअसल सवाल एक बना लूं। जी। देखिए, अमेरिका ने पिछले काफी अरसे से कोशिश की कि इंडिया को प्रोजेक्ट किया जाए ग्लोबली। उसका ये एटलीस्ट फायदा हुआ कि ईयू, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया सब ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए, जीसीसी वगैरह भी सोच रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ देखें, बाइडेन तो कह रहा था फ्रेंड शोरिंग करनी है, नियर शोरिंग करनी है, हमें चाइना से सब कुछ उठाना है, इंडिया जाना है, डेमोक्रेसी है। ट्रंप आया, उसने चीजें की। तो एक तो ये वजह है इसकी, मतलब क्या ऐसी चीज है जो चीजें बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गई हैं, रुपया भी इंडिया का कमजोर हो रहा है? तो एक तो यह है कि जो बाइडेन के ज़माने में जो प्रॉमिस थी कि इंडिया को विल ट्राई टू मेक इंडिया द अल्टरनेटिव टू चाइना, रीस्ट्रक्चरिंग द सप्लाई चेन, वो तो एक इंस्टेंस में तो बहुत सक्सेसफुल हो गया ना। आईफोन को अगर आप ले लें तो 20% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग करे, असेंबली जो भी करें वो इंडिया से हो रहा है। तो अमेरिका के सारे आईफोन्स इंडिया से आ रहे हैं और उस पर 0% टैरिफ है। वो जो 50% वगैरह जो लग रहे थे ना टैरिफ, वो आईफोन पे नहीं है। तो ये करोड़ों के एक्सपोर्ट्स, लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है फ्रॉम फ्रॉम बेसिकली मद्रास के पास, चेन्नई के पास से आते हैं, या तमिलनाडु से, दे आर कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु टू द यूएस। दूसरा, माइक्रॉन नाम की एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, वो गई और वो भी इन्वेस्ट किया। सो देयर हैज बीन सम इन्वेस्टमेंट्स इन ट्राइंग टू डू। लेकिन 3 चीजें हो गई। एक चीज ये हुआ कि जो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज हैं, दे आर नॉट डूइंग एज वेल एज पीपल थॉट। तो ये सवाल मैंने 3 दिन पहले एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा साहब से पूछा कि कैपिटल क्यों छोड़ के जा रहा। सो ही सेइंग द पीई रेशियो कहते हैं। तो जो कॉस्ट, जो आप प्रीमियम दे रहे हैं ना इंडिया में इन्वेस्ट करने, उतना उसको प्रॉफिट रिटर्न्स उतने नहीं आ रहे। सो पीपल आर थिंकिंग के अरे यार, क्योंकि 2023 में यहाँ पे 4% के करीब हो गया था इंटरेस्ट रेट्स यूएस में। तो लोग कह रहे हैं कि अगर 4% अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो हम वहाँ रख के पैसे क्या रिस्क क्यों लें, हम वापस यहाँ लेकर आ जाते हैं, पुट देम इन। दूसरी चीज ये हुई कि इंडिया के पास एआई का कुछ भी नहीं है, और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट दुनिया का जो हो रहा है वो एआई की तरफ दौड़ रहा है। वो इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि ताइवान, जो इंडिया की आधी के करीब था इकोनॉमिक मार्केट साइज की बात करो, स्टॉक मार्केट को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, तो अगर आप पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट को आप खरीद लें तो $4.9 ट्रिलियन लगेंगे। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं पूरे उठा लें आप, तो $4.9 ट्रिलियन में उठा सकते हैं। बट आप साउथ कोरिया और ताइवान की इकोनॉमीज में 5 से ज्यादा ट्रिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा। ये सिर्फ पिछले चंद महीनों में हुए। तो लोगों ने पैसे इंडिया से निकाल कर ताइवान में और साउथ कोरिया में, चाइना में और यूएस में इन्वेस्ट किया। तो जो एफपीआई कहते हैं, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि गोल्डमैन सैक, इन लोगों ने पैसे निकाल लिए और दे हैव मूव्ड फॉर हायर प्रॉफिट्स, फास्टर ग्रोथ इन एआई। अब वो एआई का बबल बस्ट हो या ना हो, बट राइट नाउ इंडिया डज नॉट हैव एनीथिंग शाइनी विच इज एआई। आप नाम दे मुझे कोई, नथिंग कम्स टू माइंड, राइट? सत्यम यत्यम कहते हैं, नोबडी इज इन्वेस्टिंग दैट। तीसरी चीज ये हुई कि वो पैसा जो बाहर जा रहा है ना, अब लेट्स से कि आपने इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप हबीब बैंक के पेंशन फंड है आपके पास, आपने वो $1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। फिर देख रहे हैं आप, यार 4% प्रॉफिट आ रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट, मैं ताइवान में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो आप क्या करते हैं, वो $1 बिलियन के जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं आप वो बेच देते हैं। तो आपको $1 बिलियन वर्थ ऑफ रुपीस आते हैं आपके हाथ में। वो रुपीस लेके तो कहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देन यू गो एंड बाय डॉलर इन इंडिया टू टेक द मनी आउट। जैसा आप डॉलर खरीदना शुरू करेंगे, $1 बिलियन वर्थ ऑफ रुपीस का, डॉलर की कीमत बढ़ने जाती है, रुपये की कीमत कम होना शुरू हो जाती।
तो ये जो पैसे निकले हैं ना इंडिया से, $60 बिलियन निकले हैं पिछले 1.5 साल में। तो वो जो $60 बिलियन बाहर जा रहे हैं, उसके वजह से रुपए की कीमत गिर के 84, 83 से अब 95 हो गई है। अब जब रुपये की कीमत गिर रही, तो जो बाहर इन्वेस्टर बैठा है वो देख के नर्वस हो रहा है। सो ही इज नॉट कमिंग इन, इवन इफ ही वांट्स टू कम इन, ही इज सेइंग लेट मी वेट, ये थोड़ा स्टेबलाइज होने दे, फिर मैं निकलता हूँ, जाता हूँ वहां पे। और जो फाइनल चीज जो इंडिया को धक्का मारी है वो तेल की कीमत है। तेल उतना ही आ रहा है, पैसे ज्यादा जा रहे हैं, वो भी डॉलर में। इसलिए मोदी जाते जाते कहना भाई कि सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, बाहर वेकेशन पे मत जाओ, इंपोर्टेड चीजें मत खरीदो, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू, इंडिया $690 बिलियन के रिजल्ट्स होते हुए भी इज नर्वस अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। डॉक्टर साहब, कंट्री बहुत बड़ा है ना, मतलब 1.5 अरब की आबादी है, वहां पे $700 अरब क्या कहते हैं। मतलब ये तो इट्स अबाउट पॉपुलेशन, उसकी जरूरतें ही इतनी है, उसको तो देखे ना, मतलब स्पेशली तेल 85% बाहर से आता है ना, तेल भी आती है, नेचुरल गैस वगैरह सब, और ऑल कमिंग फ्रॉम द गल्फ। सो दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स। और फाइनल चीज ये है कि ये दुनिया, सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया का प्रॉब्लम है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। यस यस। और लेकिन इंडिया, just पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, क्या था वो फ्रेज, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अब वो उल्टा हो गया इंडिया में। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि मोदी साहब के दौर में, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था सैयद अता हसनैन का, आपके दोस्त, मतलब आपके शो पे भी आए हैं, वो अभी गवर्नर गवर्नर है बिहार के, वही। हाँ जी, उन्होंने कहा कि मैं भी उनके साथ बहुत दफा शोज पे आया हूँ टीवी के ऊपर, काफी दफा चांस मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी साहब के दौर में इंडिया का स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन हुआ है, स्ट्रेटेजिक कल्चर बदला है। आप क्या कमेंट करनेंगे इसके ऊपर? आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ। एक तो एक अता हसनैन साहब इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन सोल्जर। अगर आप देखें, उनका रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर हुए जब, आप उनको देखें और जो करंट चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह है उनके मेडल्स देखें, आप यू विल बी वेरी सरप्राइज। अता हसनैन हैज मेनी मोर मेडल्स देन इवन फॉर्मर रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और आई लाइक हिम अ लॉट, मतलब वो अच्छे खासे दोस्त हैं। मैं अभी गया था दिल्ली में, उनसे मुलाकात वगैरह हुई, गपशप हुई। तो उनका कहना है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर बदल गया, इट हैज बिकम मोर प्रोफेशनल, मोर एग्रेसिव, मोर ऑटोनमस, ये है उनका कहना। और फॉर एग्जाम्पल, जब वो कश्मीर में इंचार्ज थे तो सद्भावना नाम का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। सो ही हैड स्टार्टेड ए प्रोग्राम जिससे इंडियन आर्मी का इमेज अमंग कश्मीरीज एंड द रिलेशनशिप ऑफ इंडियन सोल्जर्स विद लोकल कश्मीरीज बहुत जबरदस्त हो गया था, पॉजिटिव हो गया था। तो वो जो आपको याद है, जनरल पेट्रियास ने किताब लिखी थी काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में, हाउ टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स का जो सवाल होता था, तो जनरल अता हसनैन साहब ने इम्प्लीमेंट किया वो कश्मीर में। So he has made this point कि Indian military has become more professional, more confident. तो strategic confidence बोल के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो। So he says कि इंडिया का strategic confidence बढ़ गया है। That is why we can, गलवान के बाद हम चाइना को ना सिर्फ गलवान बल्कि डोकलाम में, अरुणाचल प्रदेश में, इन तीन जगहों पे फेस टू फेस इंडियन आर्मी डिडंट बैक ऑफ। दैट इज हिज पॉइंट कि इंडिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द मिलिट्री ज्यादा आ गई। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या लेगेसी है, क्या चीजें होती हैं। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तसर खान साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच कमल साहब।